हेलो फ्रेंड्स, जितने भी इसमें टॉपिक हैं यानी विराम, रेस्ट, मोशन, ये सारे टॉपिक को एक वीडियो में कवर कर दिया गया है। ठीक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर वेक्टर, स्पीड, बहुत सारे टॉपिक, वेलोसिटी हो गया, तो इस सारे टॉपिक को एक्सेलेरेशन हो गया। यह सभी टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। इसका टोटल कॉन्सेप्ट उस वीडियो में खूब बारीकी से समझा दिया गया है। अब आप लोगों को केवल इसमें क्वेश्चन आंसर कर लेना है, यानी क्वेश्चन आंसर यानी इसका टेस्ट दे देना है। जो यह कॉन्सेप्ट बताया गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इसका टोटल का इसमें जितने क्वेश्चंस का टेस्ट हो रहा है तो इसको टेस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, यह सारी चीज़ों को उसमें क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ क्लियर कर दिया गया है, न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ तीनों कंप्लीट कर दिया गया है। उसका मोमेंटम कर दिया गया है। इसके बीच बीच में जितना भी टॉपिक आ रहा है सब इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें कवर कर दिया गया है। उसके बाद से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेंगे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज इस वीडियो में आपका टेस्ट होगा। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना, पहला आपका क्वेश्चंस होगा कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या तय की गई दूरी हमेशा बराबर होता है, कि तय की गई दूरी से अधिक होता है, कि तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है। समय अंतराल में विस्थापन का जो परिमाण होता है उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो आंसर होगा डी के साथ कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। यदि किसी वस्तु द्वारा यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर समय का अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु का वेग शून्य होगा। वस्तु एक समान चाल से चल रही है। वस्तु का त्वरण अचर होगा कि वस्तु का वेग एक समान होगा। तो आंसर होगा कि वस्तु जो है वह कैसी है, तो वस्तु एक समान चाल से क्या कर रही है, तो चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि, यानी सदिश नहीं पूछ रहा है, अदिश पूछ रहा है। तो अदिश सदिश हम डिफरेंस बताए हैं। वैसी राशियाँ जिसमें बल और विस्थापन, मतलब दो बल और विस्थापन, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो विस्थापन, त्वरण, चाल, वेग। तो चाल क्या होगा, अदिश राशि होगा, क्योंकि सदिश राशि वैसी राशि जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, सदिश राशि होता है। अब ऐसी राशि जिसका परिणाम और दिशा दोनों नहीं होता है, वह मतलब एक केवल परिणाम होगा, दिशा नहीं होगा, तो अदिश राशि। तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है। वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, ठीक है, वेग, विस्थापन तथा समय में क्या है संबंध है, तो रिलेशन बताना है। तो रिलेशन आपका कि वेग यानी वेग जो होगा, वेग वो आपका वेग बराबर समय बटा विस्थापन की, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन गुणे समय, यह गलत होगा। वेग बराबर विस्थापन माइनस समय, आपका करेक्ट आंसर होगा कौन, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होगा। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग आपका फॉर्मूला होता है u प्लस भी बाई टू। औसत एवरेज क्या होता है, u प्लस भी बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यदि कोई वस्तु, मान लीजिए कि कोई एक गाड़ी है जो पटना से रांची जाती है और पुनः रांची से फिर क्या आती है, पटना रिटर्न आ जाती है, तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। तो मान लीजिए कि आपको बताए हैं कि यहाँ एक बिंदु हो गया। अब इस बिंदु से कोई गाड़ी जा रहा है, फिर से इसी बिंदु पर चला आ जाएगा, मतलब चला आएगा, तो इस बिंदु का विस्थापन क्या होगा, दूरी तो टोटल होगा, क्योंकि दूरी मान लीजिए कि यहाँ 5 किलोमीटर गया, यहाँ 10 किलोमीटर गया, यहाँ 5 किलोमीटर गया, यहाँ 10 किलोमीटर, तो टोटल दूरी तो ऐड होगा। लेकिन अगर पूछेगा विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन फिर इस बिंदु पर जाकर पुनः फिर इसी बिंदु पर चले आना, विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई से, कितना ऊंचाई से, h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, तो उस गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, तो उस गेंद द्वारा
तय की गई कुल दूरी होगा, h ऊंचाई से जा रहा है फिर h ऊंचाई से वापस आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2h उसका आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है, जब कोई वस्तु है जो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहता है, तो इस गति को दोलनी गति कहा जाता है। ठीक है ना, मोशन में पढ़ाए होंगे 5 प्रकार की मोशन कौन कौन सी गति होती है, तो उस गति को क्या कहा जाता है, दोलनी गति कहा जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो उसके लिए एक वक्र रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है, एक वृत्त होता है, इनमें से कोई नहीं, तो उसके लिए एक सरल रेखा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर की प्रारंभिक चाल से, 24 सेंटीमीटर की प्रारंभिक चाल से और 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद वह क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो बताइए समय आपका हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बटा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 24 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 6 जा 24 यानी 6 बार में चल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेकेंड बाद। इसका आंसर क्या होगा, 6 सेकेंड बाद। तो इसका आंसर होगा आपके बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान त्वरण से गतिमान वस्तु, कोई वस्तु है जो समान त्वरण से गतिमान है तो उस वस्तु का वेग घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि शून्य हो जाएगा, घटता या बढ़ता जाएगा। तो उस वस्तु का वेग हमेशा याद रखना कि वस्तु का वेग हमेशा बढ़ता जाएगा। क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो, ठीक है, और तय की गई दूरी भी शून्य हो। हाँ, यह संभव है कि विस्थापन भी शून्य होना चाहिए, तय की गई जो डिस्टेंस है यानी तय की गई जो दूरी है वो भी शून्य होना चाहिए। यह संभव हो सकता है किसी कंडीशन में। वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं, ओडोमीटर गलती है, एक्सीरोमीटर, अल्टीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वाहनों में चाल मापने के लिए एक यंत्र लगा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, यानी देखिए कितना बारीकी से क्वेश्चन कहा गया है कि सदिश राशि नहीं है यानी अदिश राशि है। तो अदिश राशि, संवेग अदिश राशि नहीं है, गलत हो जाएगा। वेग अदिश राशि नहीं है, कोणीय वेग अदिश राशि नहीं है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, और अदिश राशि है। ठीक है ना, आपसे बताए हैं बल, विस्थापन, वेग, संवेग तथा भार बलागुण राशि है, यह सब सदिश राशि, जितना बच जाएगा उतना अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि। अदिश राशि निम्न में से कौन है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, बल आघूर्ण अदिश राशि नहीं है, उपयुक्त सभी, संवेग अदिश राशि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी सदिश नहीं है, यानी सदिश नहीं होगा तो अदिश होगा, तो अदिश वेग नहीं होता है, विस्थापन भी नहीं होता है, बल भी नहीं होता है, तो अदिश राशि आपका आयतन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी सदिश नहीं है यानी यह अदिश राशि है, तब विस्थापन अदिश राशि नहीं है, बल अदिश राशि नहीं है, वेग अदिश राशि नहीं है, आयतन आपका क्या हो जाएगा, यह अदिश राशि होगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसका परिणाम और दिशा दोनों मालूम हो उसे सदिश राशि। तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, लंबाई भी नहीं है, समय भी नहीं है, वेग क्या है, सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, व्युत्पन्न परिणाम इनमें से कौन नहीं है, घन नहीं है, आयतन नहीं है, द्रव्यमान, यह व्युत्पन्न परिणाम है, चाल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा चाल। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो द्रव्यमान व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है, तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है ए बराबर भी प्लस यू बटा टी। इसका सही सूत्र क्या हो जाएगा, इसे याद रखेंगे, ए बराबर भी प्लस यू बटा टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, यानी आपका संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि
ज्ञात की जा सकती है। तो आप जानते हैं कि संवेग बटे क्या होता है, वेग। इसके अनुपात पूछ रहा है, कौन सी भौतिक राशि ज्ञात की जा सकती है। तो संवेग एम भी, यह क्या हो जाएगा, भी से भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एम। तो एम क्या होता है, एम द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। निम्न में से कौन जड़त्व का गुण है। जड़त्व का गुण किसी किसी वस्तु में होता है, बिल्कुल गलत है, प्रत्येक वस्तु में होता है। हाँ, जड़त्व के गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, गलत हो जाएगा। केवल गतिशील वस्तु में होता है, गलत हो जाएगा। तो यह प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल हमेशा वृद्धि होती है, कभी नहीं वृद्धि होगा। उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। जब किसी वस्तु की अगर गति त्वरित होगा तो उसके वेग में क्या होगा, वृद्धि होगा। वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, गलत हो जाएगा। उन पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, ये भी गलत हो जाएगा। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, ठीक है। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं। कभी नहीं ज्ञात हो सकता है। वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन हम पता कर सकते हैं यदि स्वतंत्र वस्तु पर कोई बल लगाया गया हो तो। वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं नहीं, तो यानी वस्तु का की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m और a। यदि किसी वस्तु को गति करने के लिए स्वतंत्र रूप से 1 kg का अगर मास यानी 1 kg का द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाए तो वस्तु की स्थिति क्या होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड से गति करेगी। 1 मीटर प्रति सेकंड चाल से गति करेगी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति करेगी, नहीं, वह गति करेगी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। वह क्या करेगी, गति करेगी। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, यानी कोई वस्तु है उस पर बाह्य बल लगाया जाता है, तब वह बल किस दिशा में, वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, कि बल के समानुपाती होता है, मतलब उस जो बल लगा है उसके वेग के समानुपाती है, उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, कि उसके जड़त्व के। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो वस्तु पर इस प्रकार जो उत्पन्न त्वरण होता है, उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। यानी F समानुपाती किसके होगा, तो A के समानुपाती होगा। किसके, यानी एक्सेलेरेशन के, यानी त्वरण के क्या होगा, फोर्स समानुपाती होगा। कोई अचर बल अगर 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अगर त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण क्या होगा। ये बल का रिजल्ट क्या होगा, तो बल का रिजल्ट होगा 0 न्यूटन, 0.48 न्यूटन, 48 न्यूटन। तो बल का रिजल्ट आपका हो जाएगा, यानी बल का परिमाण होगा 0.048 न्यूटन के बराबर होगा, 0.048 न्यूटन के बराबर होगा। कोई बल 10 ग्राम की द्रव्यमान की वस्तु, ठीक है ना, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण अगर उत्पन्न करता है, ठीक है ना, तो पहला वस्तु हो गया। दूसरा बल 20 ग्राम के बी में 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन अगर उत्पन्न करता है तो बी की अपेक्षा ए बड़ा होगा, कभी नहीं बड़ा होगा। ए की अपेक्षा बी बड़ा हो सकता है, यह संभव हो सकता है कि ए की अपेक्षा क्या हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है। ठीक, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल क्या करता है, कार्य करता है, नहीं लगता है। सभी क्वेश्चन सीधी हैं। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग अगर भी हो तो उसका संवेग क्या होगा, उसका मोमेंटम एम भी स्क्वायर होगा, गलत हो जाएगा। एम भी स्क्वायर होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 1/2 हाफ एम भी स्क्वायर होगा, गलत हो जाएगा। केवल क्या होगा, एम मास और वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एम भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर दे तो उसका संवेग क्या होगा, उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं दुगुना होगा, ना चौथाई ना चौगुना होगा। उसका संवेग मोमेंटम कितना हो जाएगा, अगर किसी पिंड का वेग अगर आधा कर दे तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा।
न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बल किससे संबंधित रहता है? हमेशा एक ही वस्तु पर लगना चाहिए, बिल्कुल गलत है। भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, गलत है। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगना चाहिए, बिल्कुल सही है। का परिमाण हमेशा बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है, किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो न्यूटन का पहला नियम कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह प्रक्रिया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भी लगे होने चाहिए। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद क्या होता है? जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद क्या होती है? रुक जाती है। तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती हैं। जब गेंद रुकती है तो धीमी होती है। क्यों रुकती है? कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है, गलत है। वे गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, गलत है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत बल कार्य कर रहा है, इसलिए वह क्या होती है? कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद क्या हो जाती है? रुक जाती है। वह कहाँ रुक जाती है? तो क्रिकेट की गेंद को जब फेंका जाता है तो गेंद जमीन पर लुढ़कती है, तो कुछ दूरी के चलने के पश्चात रुक जाती है। इसलिए रुक जाती है कि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, ठीक है ना। गति की दिशा के विपरीत एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। किसी वस्तु का जड़त्व की माप किससे होती है? वस्तु की चाल से होती है, गलत हो जाएगा। वस्तु कहाँ स्थित है उस पर डिपेंड करता है ना भी। वस्तु के द्रव्यमान पर वह डिपेंड करता है क्या? कि वस्तु का जड़त्व की माप, मतलब वस्तु का जड़त्व कितना है, वस्तु के मास पर डिपेंड होता है। एक साइकिल है, मोटरसाइकिल और कार और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो जो सबसे जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका जड़त्व का होगा? सबसे ज़्यादा होगा। नहीं जड़त्व मोटरसाइकिल का होगा ना साइकिल का। इस जड़त्व सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा मास किसका है? सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है रेलगाड़ी का, तो इसलिए इसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा। यह क्वेश्चन डिफिनेशन से बनेगा कि बल क्या होता है? तो बल में केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होता है। परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्योंकि बल एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। तो बल का परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है ना। न्यूटन का SI मात्रक का होता है, तो न्यूटन का SI मात्रक वेग नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, आंसर होगा बल। न्यूटन का SI मात्रक बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 न्यूटन 1 kg के बराबर होता है, 1 न्यूटन 1 kg मीटर के बराबर होता है, 1 न्यूटन 1 kg प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नहीं, आप जानते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल कितना होगा? 1 kg प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मान होगा। 1 न्यूटन बराबर 1 kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि F परिमाण का बल, ठीक है ना, इसका परिमाण कितना F है, M द्रव्यमान की किसी वस्तु में A एक्सेलेरेशन अगर उत्पन्न करता है तो यह किसके बराबर होगा? तो A के समानुपाती 1/m के बराबर होगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है? M में होता है, इसलिए यह किसके बराबर होगा? A समानुपाती 1/m के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड होता है इनमें से? तो SI मात्रक आवेग बराबर क्या होता है? बल। आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे क्या होता है? समय, ठीक है ना। आवेग बराबर बल गुणे समय, यानी बल का अगर देखा जाए तो बल का अगर kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है इंटू समय का सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा क्या? kg मीटर पर सेकेंड। कितना बचेगा? kg मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड किसका होता है? संवेग और आवेग का SI मात्रक, ठीक है ना। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये संवेग और आवेग। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करता है? तो त्वरण को नहीं करेगा, द्रव्यमान को नहीं करेगा, यह केवल बल को सूचित करता है। संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है तो यह केवल बल को सूचित करता है। यदि m द्रव्यमान की मतलब यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो वेग क्रमशः u1 तथा u2 एवं टक्कर के बाद उन पर वस्तु के वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मान्य होगा? तो m1/e1 m1/e1 m2 u2, ठीक है ना।
इक्वल क्या होगा m1 प्लस m2 यानी आपका करेक्ट आंसर यह हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल m1 m2 यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कभी भी कोई वस्तु कहीं अगर टकराती है तो यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका न्यूमेरिकल का आंसर एकदम बिल्कुल सही आ जाएगा। यदि किसी बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें न्यूटन के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक, 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखे हुआ है, ठीक है ना। तो वस्तु का संवेग कितना होगा, तो वस्तु का संवेग तो आप जानते हैं कि शून्य होगा। वस्तु का संवेग क्या होगा, शून्य होगा। मतलब 0.5 अगर केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु टेबल पर रखा है तो वस्तु का संवेग कितना होगा, तो शून्य होगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। वेग प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, तो यह द्रव्यमान प्राप्त होता है, क्योंकि संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, जो भौतिक राशि यह प्राप्त होता है द्रव्यमान। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यह न्यूटन के कौन सा नियम है, तो न्यूटन के यह पहला गति के नियम है कि जब तक ले किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगे तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, कोई भी बाह्य बल न लगे। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न एक्सेलरेशन बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल आंसर सही है, क्योंकि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न एक्सेलरेशन जो होता है बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, न कि बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है और शून्य होता है। न्यूटन के गति के नियम के अकॉर्डिंग, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है ना, किया गया प्रतिक्रिया बल किससे संबंध रखता है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, कभी नहीं भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, कभी नहीं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि वह हमेशा भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग वस्तुओं पर वह लगना चाहिए। न्यूटन के तृतीय गति के नियम, जिसको प्रतिक्रिया संबंध बल कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अकॉर्डिंग होता है। प्रत्येक मतलब क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के तृतीय गति के नियम का यह डिफिनेशन है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के संभव है, तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम से संभव है, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। आप एक फोर्स लगाएंगे, फ्लोटिंग करेंगे, उसके नीचे एक फोर्स लगेगा, इसके अकॉर्डिंग आप तैर सकेंगे। यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अकॉर्डिंग ही होता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यह किसका नियम है, आइंस्टीन का, गैलीलियो का, आर्किमिडीज का नहीं, यह न्यूटन का पहला नियम है, जिन्होंने कहा था कि जब तक ले वस्तु विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करे। बल का परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। बल का जो परिभाषा है न्यूटन गति के पहले नियम से आता है, ना कि दूसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम तीसरे नियम से बल की परिभाषा आता है। न्यूटन के पहला नियम से बल का परिभाषा आता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं, ना कि गतिहीनता, कुल भार, अक्रियता। उसको हम क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे, क्योंकि वह उसका ही नेचर है। न्यूटन के पहले गति के नियम को क्या कहते हैं, अपूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम यानी ऊर्जा का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो जड़त्व के नियम को न्यूटन के पहले गति का नियम भी कहा जाता है। यदि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस कारण आगे बढ़ता है, तो वह गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल के कारण बिल्कुल नहीं, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल के कारण नहीं, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल के कारण नहीं, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा यह क्या होता है, आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। समझ में आया। चलती हुई बस अगर अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में क्या होते हैं, गिर जाते हैं, यानी झुक जाते हैं। तो इसके द्वारा क्या समझाया गया, सापेक्षता का सिद्धांत? बिल्कुल नहीं। न्यूटन का पहला गति के नियम, न्यूटन का दूसरा गति के नियम। तो यह इसके अनुसार आपको क्या सिखाया जाता है,
चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर झुकते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत नहीं होगा, न्यूटन का द्वितीय गति के नियम नहीं होगा, तृतीय भी नहीं होगा, न्यूटन का पहला गति के नियम। क्योंकि कोई वस्तु अगर विराम में रहती है तो विराम में रहना चाहती है, गति में रहती है तो गति में रहना चाहती है। इसलिए अगर बल चल रही है तो बल भी चल रही है, तो यह क्या होता है, अचानक ब्रेक लगता है तब व्यक्ति के आगे तरफ झुक जाता है। तो यह न्यूटन के पहला गति के नियम के अनुसार होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है, ठीक है ना, यानी कार्य करता है संवेग संरक्षण के अकॉर्डिंग, लेकिन न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार कार्य करता है। क्योंकि न्यूटन के तृतीय गति के नियम आप जानते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो रॉकेट रहता है, यह रॉकेट क्या रहता है, इसके पीछे क्या रहता है, धुआं फेंकता है, धुआं, तो इसके पीछे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब यहाँ पर भी बल लगता है और रॉकेट आगे की तरफ क्या होता है, मूव करता है। अश्व यदि एकाएक चलना, यानी घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका होती है, यानी जो उसको चलाता है वह गिरने की आशंका इसलिए रहता है क्योंकि घोड़ा अगर एकाएक चल दिया तो वह विराम में रहता है, यानी वह उसका जड़त्व तो क्या होगा, विश्राम में रहेगा। जब घोड़ा एकाएक चल पड़ेगा तो उसको गिरने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी, न कि जड़त्व के अपूर्ण के कारण, द्रव्यमान और यह सब संरक्षण वगैरह के कारण, गति के तीसरा नियम के कारण नहीं होता है, यह विश्राम के जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ से पीछे की ओर खींचना पड़ता है? तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है इसलिए? बिल्कुल नहीं। बॉल का त्वरित गति की स्थिति में रह जाती है इसलिए? नहीं। हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो, ठीक है, क्योंकि वह जो क्रिकेट की खिलाड़ी जो होता है पीछे की ओर हाथ मतलब थोड़ा खींचता है तो क्या होता है, वहाँ पर कम बल कार्य करता है, वह आसानी से बॉल को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, ना कि अधिक बल कार्य करता है। बल का गुणनफल क्या होता है? बल का गुणनफल आपका द्रव्यमान गुणे वेग होता है, गलत है। भार और वेग होता है, नहीं। भार और एक्सेलरेशन त्वरण होता है, नहीं। बल का गुणनफल द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल का गुणनफल क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण होगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि इसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का उसमें पहला नियम लागू होगा, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये सब नियम लागू नहीं होगा। यह जड़त्व का नियम लागू होता है, इसे गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। अगर कोई पिंड समान एक्सेलरेशन से गति करता है, यदि कोई पिंड समान त्वरण से गति करता है तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, न कि घटेगा और पहले जैसा बढ़ेगा और समरूप होगा, वह हमेशा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक ही दिशा में समान वेग, यानी ए है और क्या है, बी है, दो पिंड जा रहे हैं तो ए अपेक्षित वेग बी के क्या होगा, तो शून्य होगा। ये अपेक्षित वेग बी का हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, वहीं कभी नहीं रहेगा, उस वेग का दुगुना होगा। नॉन ऑफ दिस, यह वेग के क्या होगा, शून्य होगा। शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है तो एक समान द्रव्यमान के टेनिस की गेंद समान वेग से दीवार से टकराकर वापस हो जाती हैं तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? शीशे की गोली का संवेग टेनिस की गेंद से अधिक होता है? नहीं। शीशे की गोली जो होती है वह संवेग में टेनिस की गेंद से अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह लेड है, यानी शीशा है, ये क्या है, बॉल है। तो यह लेड का क्या हो जाएगा, लेड का शून्य हो जाएगा और बॉल का कितना हो जाएगा, एमबी हो जाएगा। ठीक, दोनों समान परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए, इसका आंसर हो जाएगा शीशे की गोली संवेग में टेनिस की गेंद के अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। एक जेट इंजन काम करता है किस पर? द्रव्यमान संरक्षण पर? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा संरक्षण पर? बिल्कुल नहीं। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर एक जेट विमान कार्य करता है, कोणीय संरक्षण के सिद्धांत पर नहीं कार्य करता है। यह कार्य किस पर करेगा? तो रेखीय संरक्षण के सिद्धांत पर।
कण के गति के दरम्यान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है किसके द्वारा? तो उसके संवेग के द्वारा, न कि उसके गतिज ऊर्जा के द्वारा, एक्सेलेरेशन के द्वारा, वेग और विस्थापन के द्वारा। कण की जो गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम डिफाइन किया जाता है उसके संवेग के द्वारा।